हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, क्योंकि 8:05 पे हमारा हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों पे अध्ययन चलता है। लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब सेशन है। चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए कि आप खुद भी देखें और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने लगते हैं दोस्तों, तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो हर वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये प्रश्न तैयार किए गए हैं, ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपको ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक जरूर पहुँचाएगा, ये हमारा उद्देश्य है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्रयास कीजिए, अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए देखते हैं, मध्यकालीन भारत से संबंधित आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण है जो 16वीं शताब्दी का नहीं है। हुमायूंनामा, आईने अकबरी, तुझके जहांगीरी, अकबरनामा। आपके विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम हुमायूंनामा की बात करें तो हुमायूंनामा 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी दोस्तों, सही है। आईने अकबरी की बात कर लें तो आईने अकबरी भी 16वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तुझके जहांगीरी ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी ये 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। और अकबरनामा जो है ये 16वीं शताब्दी में लिखा है, तो ये सही। पूछा है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरण है जो 16वीं शताब्दी का नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुझके बाबरी, माफ़ कीजिएगा तुझके जहांगीरी। तो क्या हो जाएगा तुझके जहांगीरी, तो यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तुझके जहांगीरी जो है ये जहांगीर की आत्मकथा है दोस्तों। ठीक है, बाकी हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा, और आईने अकबरी की बात करें तो ये अबुल फजल ने लिखा, और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। ठीक है दोस्तों, सी विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वह मध्यकालीन लेखक कौन है जिसकी रचना गुलबर्गा और बीदर के बहमनी सुल्तानों और अहमदनगर के निजामशाही राजवंश पर प्रकाश डालती है। बात समझिए दोस्तों, वह मध्यकालीन लेखक कौन है जिसकी रचना गुलबर्गा और बीदर के बहमनी सुल्तानों और अहमदनगर के निजामशाही राजवंश पर प्रकाश डालती है। बुरहान मासिर, सैयद अली तबताबा, दीवान अली मोहम्मद खान, रफ़ीउद्दीन सिराजी। ठीक है प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आपको बताना है कि वह मध्यकालीन लेखक कौन है जिसकी रचना गुलबर्गा और बीदर के बहमनी सुल्तानों और अहमदनगर के निजामशाही राजवंश पर प्रकाश डालती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों रफ़ीउद्दीन सिराजी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रफ़ीउद्दीन सिराजी, यानी आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। रफ़ीउद्दीन सिराजी की जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है बताइए। तो उसकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है तफ्तहात हुसैनी। क्या है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, तफ्ताने भी है और तफ़हात, ठीक है, ये हाँ है। तो तफ्ताते, ठीक है, तफ्तहात हुसैनी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि मराठों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों के साथ राजनीतिक और सैन्य कलाकारों की निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है। बताइए, मराठों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों के साथ राजनीतिक और सैन्य कलाकारों की निम्नलिखित में से कौन सा मेल खाता है। साजूद जासूस, हरकारा संदेशवाहक, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। बात समझ में आ रही दोस्तों। जासूद की बात करें तो जासूस था, हरकारा संदेशवाहक, दोनों सही है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जासूस की बात करें तो ये जासूस एक गुप्तचर होता था जो राज्य के लिए सूचना एकत्र करता था। हरकारा की बात करें तो ये संदेशवाहक या दूत होता था जो आदेश या सूचना पहुंचाने के कार्य करता था। तो इस लिहाज से ये दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपका बी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सेशन से जुड़िए, प्रश्नों को उठाने का
लाभ उठाएं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही प्राप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान किस विभाग का प्रमुख सदर उस सदर होता था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किस विभाग का जो प्रमुख होता था वो सदर उस सदर होता था। आपके विकल्प है दीवाने आई मजालिम, दीवाने आई रिसालत, दीवान आई रियासत, दीवान आई इंशा। और सुनिए दोस्तों, फिर एक बार मैं विकल्प रिपीट कर देता हूँ। दीवान आई मजालिम, दीवान आई रिसालत, दीवान आई रियासत, दीवान आई इंशा। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान जिस विभाग का प्रमुख सदर उस सदर होता था वो होता था दीवाने रिसालत। क्या होता था, दीवाने, देखिए यहाँ पे दीवाने आई लिखा हुआ है, ये दीवाने होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, दीवाने होगा। ठीक कर लेते हैं इसको। देखिए हमने यहाँ प्रश्न क्या देखा कि मराठों द्वारा अपने अपने कर्तव्यों के साथ राजनीतिक और सैन्य कलाकारों के निम्नलिखित में से कौन सा मेल खाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सही है दोस्तों, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान किस विभाग का प्रमुख सदर उस सदर होता था। दीवाने मजालिम, दीवाने रिसालत, दीवाने रियासत और दीवाने इंशा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा दीवाने रियासत, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस समझाइए दोस्तों, यहाँ पर दीवाने लीजिए दोस्तों, बी विकल्प सही होगा आपका, दीवाने रिसालत। क्या सही होगा, दीवाने रिसालत आपका सही उत्तर होगा, यानी बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये जो दीवाने रिसालत विभाग के अंतर्गत आता था, ये धार्मिक राजनीतिक कार्यों को देखता था दोस्तों। ठीक है, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिल्हण और विज्ञानेश्वर निम्नलिखित में से किस परवर्ती चालुक्य शासक के दरबार में फले फूले। बिल्हण और विज्ञानेश्वर निम्नलिखित में से किस परवर्ती चालुक्य शासक के दरबार में फले फूले। आपके विकल्प हैं सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर तृतीय। बिल्हण और विज्ञानेश्वर निम्नलिखित में से किस परवर्ती चालुक्य शासक के दरबार में फले फूले थे। इसका आपको उत्तर देना है। तो देखिए, बिल्हण की बात करें तो विक्रमादित्य चरित्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा इसने, जिसमें विक्रमादित्य 6 के शासन का वर्णन था। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा, विज्ञानेश्वर ने लिखा था, जो हिंदू कानून पर आधारित थी। तो दोनों विद्वान पश्चिम चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे। ठीक है, विक्रमादित्य 6 के दरबार में थे। तो आपका 6 सी विकल्प क्या हो जाएगा, पहले दोस्तों सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो शासन था विक्रमादित्य 6 का, वो 1076 से 1126 तक था। 1026 से 1176। ठीक है दोस्तों, 1126। माफ़ कीजिएगा, आज पता नहीं क्या हो रहा है। खैर 1076 से लेकर के 1126। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने खेती के अधिकार का उल्लेख किया था। विकल्प क्या है, कुड़ी निक्की, करणमयी, कुंडी निंगा, मिताची। चोल शासन के दौरान निम्नलिखित में किसने खेती के अधिकार का उल्लेख किया था। तो खेती का उल्लेख करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, कुड़ी निक्की ने किया था। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा, पहले दोस्तों सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तारीख़े गुजीदा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। आपका विकल्प है अता मलिक जुवैनी, अहमदुल्ला मस्तौती काजवीनी, जियाउद्दीन बर्नी, इब्नुल असीर। किसके द्वारा लिखी गई है तारीख़े गुजीदा। तो मेरा दोस्तों, तारीख़े गुजीदा 14वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण फ़ारसी ऐतिहासिक रचना है। इसके जो लेखक हैं वो अहमदुल्ला मस्तौती काजवीनी हैं। ये दोस्तों कौन है, काजवीनी। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों।
ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि अकबर की भू राजस्व प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या नहीं थी? वस्तु या नकद में भूमि राजस्व का संग्रह, भूमि की सटीक माप के आधार पर भूमि राजस्व का संग्रह, केंद्रीय खजाने में सीधे भूमि राजस्व का संग्रह या फिर दरों का निर्धारण। बताइए दोस्तों, अकबर की भू राजस्व प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या नहीं थी? दोस्तों, वस्तु या नकद में भूमि राजस्व की संग्रह, ये सही है। भूमि की सटीक माप के आधार पर भूमि राजस्व का संग्रह, ये भी सही है। पर केंद्रीय खजाने में सीधे भूमि राजस्व संग्रह, ये गलत है। और दरों का निर्धारण, ये सही। पूछा है कौन विशेषता नहीं थी, तो सी विकल्प नहीं था। यानी दोस्तों कि केंद्रीय खजाने में सीधे भूमि राजस्व का संग्रह नहीं था, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल के दौरान प्रशासन की पुनर्गठित केंद्रीय मशीनरी के तहत सैन्य विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन या फिर बख्शी? अकबर के शासनकाल के दौरान प्रशासन की पुनर्गठित केंद्रीय मशीनरी के तहत सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? मीर बख्शी। कौन होता था पहले दोस्तों? मीर बख्शी होता था। तो आपका बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहले दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? अकबर के शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर, शाहजहाँ के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहासकार, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण कुलीन और विश्वास पात्र, मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार और कवि। भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ बादशाहनामा लिखा, जिसमें शाहजहाँ के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहाँ के शासनकाल का आधिकारिक इतिहासकार। इसमें बी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों, कि शाहजहाँ के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहासकार था ये। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के चांदी के सिक्के का नाम क्या था? दिनार, जीतल, एडलिस, टका। मोहम्मद बिन तुगलक के चांदी के सिक्के का नाम क्या था? दिनार, जीतल, एडलिस, टका। तो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने सबसे पहले टंका नामक चांदी का सिक्का और जीतल नामक तांबे का सिक्का जारी किया था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपने शासनकाल में टंका यानी चांदी का सिक्का, जीतल यानी तांबे का सिक्का प्रयोग किया था। उसने टोकन मुद्रा यानी तांबे के सिक्के को चांदी के बराबर मानने का भी शुरुआत की थी। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? टंका, यानी कि डी विकल्प पहले दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो टी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान प्रयुक्त शब्द तरफ का अर्थ है उच्च कुलीन वर्ग, केंद्रीय प्रशासन विभाग, क्षेत्र का उप विभाजन या फिर प्रांतीय सरकार। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान प्रयुक्त शब्द तरफ का क्या अर्थ है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तरफ का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है पहले दोस्तों क्षेत्र का उप विभाजन। क्या होता है? क्षेत्र का उप विभाजन, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यह एक प्रकार का प्रशासनिक इकाई थी जिसे शासक द्वारा नियुक्त अधिकारी संचालित करते थे। आगे देखते हैं। पहले दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के दौरान प्रयुक्त शब्द जो तरफ था उसका अर्थ क्या था? क्षेत्र के विभाजन, क्षेत्र का उप विभाजन को तरफ कहा जाता था। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने बाबरनामा लिखा था? अमीर खुसरो, अलबरूनी, मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलत या फिर बाबर? बाबरनामा किसने लिखा था दोस्तों? तो बाबरनामा मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की आत्मकथा है। इसे तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबरनामा की जो भाषा है वो कौन सी है? पहले दोस्तों ये भी याद रखने लायक प्रश्न है, तुर्की।
बाद में इसका फ़ारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। इसका सही उत्तर बाबर होगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा अगला प्रश्न। इब्ने बतूता निम्नलिखित में से किस स्थान से आया था? स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इब्ने बतूता निम्नलिखित में से किस स्थान से आया था? स्पेन, मोरक्को, पुर्तगाल, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर देना है दोस्तों आपको। तो इब्ने बतूता 14वीं शताब्दी प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री था। वे मोरक्को के तांजियर नगर से आए थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा की और दिल्ली में काजियाई न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इब्ने बतूता किस स्थान से आए थे? तो ये मोरक्को से आए थे दोस्तों। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत यात्रा निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री का भारत भ्रमण का वृत्तांत है? निकोलो मनुची, टैवर्नियर, निकोलो कोंटी, या फिर डोमिंगो पेस। भारत यात्रा निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री का भारत भ्रमण का वृत्तांत है? तो आपको बता दो दोस्तों, ये जो है निकोलो मनुची का है। किसका है दोस्तों? मनुची का है। तो आपका ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। उसने अपने भारत प्रवास का विस्तृत वर्णन किया। हिस्टोरिया डू मोगोर या हिंदी में भारत यात्रा के नाम से ग्रंथ लिखा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निकोलो मनुची। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने ओंगुज तुर्कमेन खाना बदोशों से गजनी पर कब्जा कर लिया था? गयासुद्दीन या मुइजुद्दीन। निम्नलिखित में से किस राजा ने ओंगुज तुर्कमेन खाना बदोशों से गजनी पर कब्जा कर लिया था? गयासुद्दीन, मुइजुद्दीन। तो इसका सही विकल्प कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें गयासुद्दीन ये गलत हो जाएगा, मुइजुद्दीन सही हो जाएगा। तो केवल दूसरा सही है, तो बी विकल्प में दे रहा है केवल दूसरा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गयासुद्दीन बाद में गजनी के शासक बना, लेकिन गजनी पर कब्जा मुइजुद्दीन ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी? बहराम शाह, बलबन, फखरुद्दीन फिरोज शाह, नसरुद्दीन महमूद। निम्नलिखित में से किस राजा ने फारसी त्यौहार नौरोज़ की शुरुआत की थी? बहराम शाह, बलबन, फखरुद्दीन फिरोज शाह, नसरुद्दीन महमूद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बलबन। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन का जो समय काल था वो 1266 से 1287 था। समय काल क्या था? 1266 से 1287। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रही दोस्तों? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 9वीं और 10वीं शताब्दी में व्यक्तिगत सूफियों द्वारा अपनाई गई आध्यात्मिक जीवन शैली को किस नाम से जाना जाने लगा? तारिका, हकीका, तसव्वुफ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। 9वीं और 10वीं शताब्दी में व्यक्तिगत सूफियों द्वारा अपनाई गई आध्यात्मिक जीवन शैली को किस नाम से जाना जाने लगा? तो ये जो जाने जाने लगा था वो तरीका था दोस्तों। क्या था? तरीका। यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। तरीका की बात करें तो सूफी आंदोलन में जब व्यक्तिगत साधक अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक साधना पद्धति अपनाने लगे तो उसे तरीका कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने रोहतास के शक्तिशाली किले पर विश्वासघात से कब्जा किया था? बैरम खान ने, बहादुर शाह ने, शेर खान ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। निम्नलिखित में किसने रोहतास के शक्तिशाली किले पर विश्वासघात से कब्जा किया था? आपके विकल्प हैं बैरम खान, बहादुर शाह, शेर खान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? शेर खान। इसका सही उत्तर क्या है? शेर खान ने। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अकबर के समय भू राजस्व कितना था? औसत उपज का 1/2, औसत उपज का 1/3, औसत उपज का 1/4, औसत उपज का 1/5।
तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के अनुसार भूमि राजस्व का निर्धारण किया गया था जब्त प्रणाली से, और औसत उपज और उसकी कीमत के आधार पर किसान को अपनी उपज का 1/3 भाग कर के रूप में देना होता था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/3। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके पास भूमि की उपज पर वंशानुगत अधिकार था? वजीर, मीर बख्शी, जागीरदार, जमींदार। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जिसके पास भूमि की उपज पर वंशानुगत अधिकार था वो किसके पास था? तो वो जमींदार के पास था। किसके पास था दोस्तों? जमींदार के पास। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? जमींदार भी स्थानीय भूस्वामी थे जिनके पास भूमि से लगान वसूलने और शासन को कर देने का अधिकार था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा की तुर्की भाषा में अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल, मिर्ज़ा अजीज कोका, फ़कीर अजियाउद्दीन। निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का तुर्की भाषा में अनुवाद किया था? तो तुर्की भाषा में जिसने अनुवाद किया था वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे अब्दुल रहीम खान खाना, यानी कि ए विकल्प प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने गियास बेग, नकीब खान और नियाम तुल्ला जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। निम्न की किसने, बताइए दोस्तों, किसने गियास बेग, नकीब खान और नियाम तुल्ला जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? तो याद रखिएगा, गियास बेग जहांगीर के ससुर और नूरजहां के पिता थे, और नकीब खान एक प्रसिद्ध विद्वान और इतिहासकार थे, और नियाम तुल्ला भी एक इतिहासकार थे जिन्होंने मखजन ए अफ़गाना जैसी रचना की थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? जहांगीर। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा? जहांदार शाह, फारूक सियार, रफ़ी उस दराजत, रफ़ी उस दौला। निम्नलिखित में से कौन सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था? तो सैयद बंधुओं की सहायता जो गद्दी पर बैठा था वो फारूक शेर था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। देखिए फारूक शेर इसमें गलत लिखा है, इसमें फारूक सियर होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? फारूक सियर। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों, मुग़ल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार का मुखिया था? पहले ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर जान लीजिए कि सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति कौन था? फारूक शेर। और मुग़ल शासन के दौरान निम्नलिखित में कौन शाही परिवार का मुखिया था? इसका उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों खाने समान, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तीनों वीडियो को बिल्कुल देखना मत भूलें। सुबह की 11 बजे की वीडियो भूगोल से संबंधित है, 2 बजे संविधान और 8 बजे इतिहास। फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।